वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम शुरू करेंगे यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज। यह एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसमें 150 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जनरल स्टडीज ये टेस्ट सीरीज है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एशियाई खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण था। भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो कौन सा इसमें सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है? अगर यहाँ पे देखा तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही देखने को मिलेगी जबकि दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हाँ, ये बात सही है कि भारत ने 107 पदक जीते थे, लेकिन भारत तीसरे स्थान पे नहीं था, भारत चौथे पे था। पहले पे चीन था, दूसरे पे जापान था, तीसरे पे साउथ कोरिया था और फोर्थ पे जो है इंडिया आपका आ जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे सूची दी हुई है, एक तरफ एसडीजी गोल्स हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीजें हैं। तो एसडीजी 1, एसडीजी 3, एसडीजी 4 एंड एसडीजी 6 किससे संबंध रखते हैं? अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एसडीजी 1 जो है वो निधनता नहीं से अतः नो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि एसडीजी 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य से बिलोंग करते हैं, एसडीजी 4 गुणवत्ता शिक्षा से बिलोंग करते हैं और एसडीजी 6 जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ जो दूसरे का आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। एक तरफ आपको वेटलैंड देखने को मिलेंगे, रामसर स्थल आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है ना, एंड और दूसरी तरफ जो है आपको राज्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भोज आदर भूमि जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, रुद्र जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करता है, आसन कंजूशन जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है और पोंग डैंग जो है वो हिमाचल से बिलोंग करता है। वही इसका थर्ड का जो है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव सदस्य लघुत्तम कपी की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा जो है छोटा कपी है? गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग। तो ये क्या है? कपी मीन्स क्या होता है? बंदर होते हैं साधारण शब्दों में बात की जाए तो। गिब्बन जो है वो छोटी प्रजाति आपको देखने को मिलती है, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग जो है वो बड़ी जातियां देखने को मिलती हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ देखने को मिलता है कि विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन जो है किससे संबंध रखते हैं? विटामिन की बात करें तो ये कैरोटीन से संबंध रखते हैं, एंजाइम जो है वो पेप्सिन से संबंध रखते हैं, हार्मोन्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन से संबंध रखते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो कैरोटीन से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिफ्थ का यहाँ पे आपको सही आंसर जो है वो बी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? और जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी के साथ जो 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, म्यांमार, इनमें से कौन है? तो म्यांमार जो है वो अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अफीम का शीर्ष उत्पादक देश यहाँ पे बन चुका है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? यहाँ पे राष्ट्रपति की इच्छा से बना सकती है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब बना सकती है, किसी भी परिस्थिति में बना सकती है या फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ के बना सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वो यहाँ पे करेक्ट होता है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है यहाँ पे विशेष बहुमत से। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है किस देश के बीच जो है होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो भारत के साथ कौन सा देश भाग लिया था? इजराइल, मिस्र, यूएई या ईरान? तो यहाँ पे सही जवाब जो है सी मिलता है, यूएई जो है वो इसने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में कुछ विचार कीजिए। इसमें लोहा होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों को माफ कीजिए, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे सही है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है वो श्वेत लाल श्वेत कणिकाएं जो है वो प्रदान करती है, ना कि
हीमोग्लोबिन प्रदान करता है और इसमें ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी यहाँ पे सही है। तो तीसरा यहाँ गलत, तीसरा यहाँ गलत और तीसरा यहाँ गलत, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करते हैं, दो सूची दी गई है। प्लेग से क्या होता है, एड्स से क्या, एड्स किसके कारण होता है, गंजापन किसके कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्लेग जो है वो किसके कारण होता है, यहाँ पे 11 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लेग जो है यहाँ पे, यहाँ अगर बात की जाए समस्तपुर पक्षी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए कंथमकुलम पक्षी जो है वो तमिलनाडु में है। सीरपुर जो है मध्य प्रदेश में, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में। तो ये सभी आपस में यहाँ पे सही देखने मिलते हैं और 13 का यहाँ पे जो है ए जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। वहीं यूएस की बात होती है यहाँ पे, यूएस ओपन टेनिस 2023 के बारे में बताइए। तो महिला एकल का खिताब जो है कोको गॉफ ने अन्ना डानिलाना को पराजित किया था। और सेकंड स्टेटमेंट है, पुरुष युगल का खिताब यूएसए के राजीव राम तथा ब्लेटेन के जो सैलिसबरी ने जीता था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, दूसरी सही हो जाती है कि महिला एकल का खिताब यहाँ पे कोको गॉफ ने तो जीता था लेकिन डा नीलिना को नहीं हराया था। यहाँ पे जो हराया था वो डैनिल माफ कीजिएगा, किसको हराया था, एक एरिना सबालेंका को हराया था जो बेलारूस की है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 15 पे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, नियंत्रण परिषद परिषद की स्थापना कब की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, और इंग्लिश मशीनरियों को भारत किस एक्ट के तहत लाया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई, कौन से एक्ट के तहत की गई। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15 की, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ आपको ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा एक युग्म इसमें से सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से बिलोंग करता है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से बिलोंग करता है, संविधान का चौथा ए जो है वो मौलिक कर्तव्य से बिलोंग करता है, या फिर पांचवा जो है राज्य के नीति निर्देशक से बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो पांचवें में तो है ही नहीं। यहाँ पे दूसरा जो है वो नागरिकता से आ जाता है, तीसरा पार्ट यहाँ पे मौलिक अधिकार से आ जाता है, चौथा जो है डीपीएसपी से आ जाता है, और फोर्थ ए जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2011 में किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सेकंड सही हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि 2010 में जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पूछा क्या है कि यहाँ पे असत्य पूछा, रॉन्ग क्या है। तो रॉन्ग वाला क्या है, फर्स्ट है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में आपको बताना है। अगर हम जानते हैं कि भारत में 4 हॉटस्पॉट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या है, पूर्वी हिमालय व विंध्य श्रेणी है, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है, या फिर कच्छ का रण व शांत घाटी है, या लक्षद्वीप व पश्चिमी हिमालय। तो इसमें बी जो है वो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 4 हॉटस्पॉट आपको देखने मिलेंगे, एक तो हिमालय रीजन आपको देखने मिलेगा, पश्चिमी घाट आपको देखने मिलेगा, और इधर सुंदरलैंड जो है आपको देखने मिलेगा, और जो है इंडो बर्मा जो है क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर आपका आ जाता है अंतर राज्य परिषद, फिर प्रशासनिक अधिकरण आ जाता है, और फिर संघ लोक सेवा आयोग आ जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 19 की, तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो 148 के तहत आ जाता है। वहीं अंतर राज्य परिषद 263 के तहत आ जाती है, प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 ए के तहत आ जाता है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 के तहत आ जाती है। तो इसके तहत जो यहाँ पे आंसर यहाँ पे निकलता है 19 का, वो ए निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। वहीं जो है नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है। तो संपूर्णता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, या फिर संघीय। तो यहाँ पे संघीय शब्द जो है वो प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ट्राइफेड 1987 में आया था, एगमार्क संबंधी एक्ट जो है 1937 में आया था, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1986 में आई थी, या खाद्य मिलावट निरोधक कानून जो है 1954 में आया था। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो है सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको जो है 1988 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1988 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जय भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो सीधा होता है। तो 22 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि पिछोला झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो पिछोला झील जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो केरल था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था या फिर उत्तर प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर आपका अलग होता है मद्रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में से कौन शामिल नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में से कौन नहीं, आइए देख लेते हैं। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हाँ बिल्कुल ये तो है भाई। हमारी सामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायत के गठन, इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आगे देख लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है भैया, इसका कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पे यही पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल की संबंध में बता दीजिए। जल प्रदूषण से बिलोंग करती है, वायु प्रदूषण से बिलोंग करती है, जलवायु परिवर्तन से बिलोंग करती है या फिर ओजोन क्षरण से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी किससे, जलवायु परिवर्तन से संबंध रखती है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है क्या कहलाते हैं। आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन, आइसोटोप्स, या फिर हिंदी में बात करें समदाबिक, समव्यायी या फिर समन्यूट्रॉनिक या फिर समस्थानिक। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 28 का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के आधार पर कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, बस्ती कास्ट शिल्प के लिए जानी जाती है, प्रयागराज मंजू उत्पाद के लिए जाना जाता है, बुलंदशहर कांच उत्पाद के लिए, या महाराजगंज फर्नीचर के लिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे बुलंदशहर जो है वो कथन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि कांच उत्पाद के लिए नहीं जाना जाता, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फिर से एक बार क्वेश्चन है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है। सेकंड है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जो जिला है वो भदोई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सा यहाँ पे कथन यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलता है 30 का सी। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर बात करते हैं, सितंबर 2023 में मोहम्मद म्यूजी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, मॉरिशस या थाईलैंड। तो हाल ही में 2030 में जो है मालदीव के नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद म्यूजी, ठीक है। और उन्होंने भारत के खिलाफ जो है अच्छा खासा बयान भी दिया था, जिसकी वजह से मोदी जी ने फिर लक्षद्वीप में जो है अपना कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट आपका आता है कि किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। नालसा का। तो बी.आर. गवई को, संजीव खन्ना को, मनोज कुमार को या फिर अरुण भंसाली को। तो यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलता है बी, संजीव खन्ना को जो है यहाँ पे चुना गया है। 32 का यहाँ पे बी आ जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। मैग्नीज की कमी के कारण, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। तो यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे आ जा, कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थे। पी.डी. टंडन थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी।
और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद थे। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हालांकि इसके हिसाब से सही है, कौन सम्मिलित नहीं है वैसे सही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं वो दूसरे आपके मुख्यमंत्री बने थे, और जबकि पहले जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है वो यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 35 पे, कि एजेंडा 21 जो है उसकी सही परिभाषा क्या है। यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है। बी है, यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। सी है, यह 21वीं सदी में सत्य विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। डी है, यह दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव का एक एजेंडा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है, कि 21वीं सदी में सत्य विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, और साथ में यहाँ पे जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए कि परैया जो है वो सोनभद्र जिले से संबंध रखती है, सरैया ललितपुर से बिलोंग करती है, अगरिया देवरिया से बिलोंग करती है, चेरो वाराणसी से बिलोंग करती है। तो इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे अगर बात करते हैं, परैया जो है वो सोनभद्र से बिलोंग करती है, ये बात सही है। सरैया जो है वो भी आपकी जो है ललितपुर से बिलोंग करती है, ये भी सही है। चेरो जो है वाराणसी से बिलोंग करती है, लेकिन जो अगरिया है वो आपका यहाँ से बिलोंग नहीं करती है, ये सोनभद्र से बिलोंग करती है। तो और हमसे यही पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग यही सही हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, दो सूची दी गई है, पांडिचेरी, गोवा, फ्रांक केबार और मद्रास। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, पुडुचेरी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 37 की यहाँ पे बात हो रही है, तो फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। जबकि गोवा जो है वो पुर्तगीज से बिलोंग करते हैं। ट्वान के बार जो है यहाँ किससे बिलोंग करते हैं, डेनिश से बिलोंग करते हैं। और जो सदरास है वो डेनिश आपके होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी, इसको फिर से देखिए, शायद देखिए, पुडुचेरी जो है वो बिलोंग करते हैं फ्रेंच से। गोवा जो है वो आपका पुर्तगीज के लिए है। जबकि ट्वान के बार जो है वो डेनिश से है। ठीक है, डेनिश से बिलोंग करते हैं। और सदरास जो है वो डच आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर यहाँ पे देखने को मिलता है वो ए जो है वो यहाँ पे सही उत्तर देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे सूची दी हुई है। एक है, भारत का सुदूरस्थ बिंदु है और एक अवस्थित है। तो उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, पश्चिम बिंदु को क्या कहा जाता है, दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है, पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं भाई। ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ आपका हो जाता है। जो सबसे उत्तरी बिंदु है हम जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। इंदिरा कॉल कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, इसको जो पश्चिम वाला है उसको क्या कहा जाता है, उसको किपोथू कहा जाता है। नहीं, उसको क्या कहा जाता है, गुहार मोती कहा जाता है। गुहार मोती, उसको गुहार मोती कहा जाता है। जबकि दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और किबूथू जो है, किबूथू आपका पूर्वी बिंदु आ जाता है। जो इंदिरा कॉल है वो आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। वहीं गुहार मोती जो है सबसे पश्चिमी जो बिंदु है भारत का हिस्सा जो है उसको गुहार मोती कहा जाता है, जो गुजरात में है। सबसे दक्षिण बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पूर्वी बिंदु किबूथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जो यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलता है 38 का, वो है यहाँ पे सी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं कि काली मिट्टी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, वो आपको यहाँ पे बताना है। कि यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। बी है, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल पाई जाती है। कुछ ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये आपको देखने को मिलती है। वहीं जो है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और
ये जो जैविक पदार्थ हैं इनकी जो है अधिकता नहीं पाई जाती, इसमें क्या है कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। इस मिट्टी में जो है चूना, लोहा, मैग्नीशियम आदि की क्या होती है यहाँ पे उच्चता पाई जाती है। तो इसी के साथ जो 39 है उसका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं 40 की कि 12 अक्टूबर 23 को जारी वैश्विक भोग सूचकांक 23 के संदर्भ में विचार कीजिए। अच्छा, ये जो सूचकांक है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर आइफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। 125 देशों में भारत का जो है 111वें स्थान प्राप्त हुआ था। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, फिर दोनों ही गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको सही देखने को मिलती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पे आपका सही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? बी जो है आपको सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो गंगा का, उसके बाद कृष्णा आ जाती है, फिर महानदी आ जाती है, फिर नर्मदा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। तो जो सहजानंद सरस्वती हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, खिदमतदार कहाँ से बिलोंग करते हैं, रामानंद कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अब्दुल हामिद खान कहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 42 जो है, तो सहजानंद सरस्वती जो हैं वो बिहार से आपके बिलोंग करते हैं, जबकि खुदाई खिदमतदार जो हैं वो NWFP से बिलोंग करते हैं, जबकि स्वामी स्वामी जो है रामानंद जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अब्दुल हामिद खान जो है वो दक्षिणी आसाम से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ जो आंसर है वो 42 का बी यहाँ पे हो जाता है, करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 43 की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। तो सबसे पहले कौन सी यहाँ पे घटना होती है? होम रूल आंदोलन होता है, चंपारण, फिर जलियांवाला बाग, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो आपको सही क्रम यहाँ पे लगाना है। तो 43 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 1916 में सबसे पहले होम रूल आंदोलन होता है, 1917 में चंपारण होता है, और जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में होता है, और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर जो अधिवेशन है वो भी आपका 1919 में होता है। अब आप कहोगे ये पहले क्यों नहीं आया? वो इसलिए पहले नहीं आया क्योंकि ये जो है आपका 13 अप्रैल को होता है, अप्रैल में होता है, और ये जो है आपका दिसंबर में होता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो यहाँ पे आंसर जो निकलता है वो ऑप्शन ए के साथ ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 26 सितंबर 23 के मध्य इसका आयोजन मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया था। सेकंड है कि इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 44 का यहाँ पे क्या है आंसर? दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हो जाती हैं, क्योंकि ये जो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया था। पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है। दूसरा जो है वायुसेना के साथ DRDO नहीं था, यहाँ पे था ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या है इसका आयोजन किया था। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 की दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, और इसका कारण दिया हुआ है इन पवनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। तो इनमें से क्या सही है आइए देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर जो है सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या देखने को मिलता है? भाई पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्द्र मौसम नहीं रहता है, इसके कारण यहाँ पे सूखा मौसम रहता है, शुष्क मौसम यहाँ पे रहता है, इसलिए गलत हो जाता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 45 का। नेक्स्ट 46 की यहाँ पे बात की जाए, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है 22-23 के अनुसार कौन से 3 राज्य हैं जो भारत में बॉक्साइट का उत्पादक करते हैं, शीर्ष स्थान पर हैं वो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो 46 में कौन इसमें से सही आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उड़ीसा, गुजरात और झारखंड यहाँ पे जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट 47 पे यहाँ पे चलते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है, एंड्रोमेडा कहलाता है या फिर सौरमंडल कहलाता है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, नक्षत्र यहाँ पे कहलाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि एक तरफ आपको पर्वत देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ देश। कौन सा पर्वत किस देश से बिलोंग करता है? तो अल्घिनी और क्रेटेरिया, बियन, अल्बुर्ज और मैकेंजी, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? आइए देख लेते हैं और इनकी क्या सही सूची यहाँ पे देखने को मिलती है 48 की। तो अल्घिनी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वहीं कैंटाब्रियन जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। वहीं अल बुर्ज जो है वो ईरान से बिलोंग करते हैं और कनाडा से मैकेंजी जो है बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ जो आंसर है 48 का ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। अब यहाँ पे आपको फिर से एक और सूची यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक तरफ है अनुसंधान संस्थान है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगी? केंद्रीय बकरी कहाँ देखने को मिलेगी? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगी? केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगी? अगर यहाँ पे सही उत्तर की यहाँ पे बात की जाए तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जत नगर बरेली में देखने को मिलती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में देखने को मिलती है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में देखने को मिलता है। वहीं केंद्रीय गोवंश अनुसंधान जो है मेरठ में देखने को मिलता है। वहीं 50 क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की झीलों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। वेबनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। सी है चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित खरे पानी की लेगून झील है। पुलिकट झील जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, तीसरा सही है, फिर चौथा यहाँ पे गलत है। आइए एक बार स्टेटमेंट को और देख लेते हैं। यहाँ पे कोडेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेबनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चिल्का झील ओडिशा राज्य की खरे पानी की लेगून झील है, ये भी सही है। लेकिन पुलिकट झील जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो है फोर्थ यहाँ पे जो है गलत हो जाता है और यहाँ पे जो है आपको सही आंसर क्या देखने मिलता है? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? ए लेमन ग्रास, बी कांग्रेस ग्रास, सी नट ग्रास या डी एलिफेंट ग्रास? तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे हमें सही उत्तर देखने को मिलता है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास से क्या है होता है कि सेंट्रेला नामक जो है एक तेल निकाला जाता है और इस तेल का उपयोग जो है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में तथा मच्छर प्रतिकर्षी उत्पाद बनाने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ नदियां आपको देखने को मिलती हैं और दूसरी तरफ जो है वो कहाँ जाके गिरती हैं ये हमें बताना है। तो लीना नदी जो है कहाँ जाके गिरती है, आमू नदी कहाँ जाके गिरती है, टिग्रिस नदी कहाँ जाके गिरती है और माही नदी जो है कहाँ जाके गिरती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लीना नदी जो है ये रूस में बहती है और ये आर्टिक सागर में जाके गिरती है। कहाँ जाके गिरती है? आर्टिक सागर में जाके गिरती है। वहीं आमूर नदी जो है मंगोलिया, चीन और रूस में बहती है और ये प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। ये प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। वहीं टिग्रस नदी जो है वो तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है और फारस की खाड़ी में जाके गिरती है ये। और माही नदी जो है ये हम सब जानते हैं भारत की नदी है और जो अरब सागर में जाके गिरती है ये। तो इस तरह जो 52 का जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है कि जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। स्टेटमेंट 4 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। तो इसमें से कितने कथन जो हैं वो आपको सही देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो सारे के सारे जो कथन हैं यहाँ पे आपको सही देखने को मिलते हैं कि चीन जो है संसार में कोयला उत्पादक में सबसे आगे है। वहीं यूक्रेन का डॉन्सिस जो है बेसिन जो है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशियन है वो भी कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। उपरोक्त तो सभी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट करें, यहाँ पे दो सूचियां दी हुई हैं। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हड़प्पा पर पुरास्थल देखने को मिलते हैं और इसका संबंध जो है वो किससे देखने को मिलता है। तो दगेरी जो है उसका संबंध किससे है, लोथल का संबंध किससे है, दहमाबाद का संबंध किससे है और पेठान का संबंध किससे है। तो अगर हम मिलान करते हैं इसका तो हमें देखने मिलता है कि जो दगेरी है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है और इसका संबंध परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल से देखने को मिलता है। वहीं लोथल जो है गुजरात में है और इसका संबंध जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है ये। वहीं देमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है और इसका संबंध जो है परवरा नदी के किनारे स्थित स्थल है। वहीं पेठन जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक स्थल है जो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो हमें करेक्ट आंसर यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा इनमें से सही नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कार्य जूल, बी है बल न्यूटन, सी है द्रव्यमान किलोग्राम या डी है दाब डाइन। तो 55 का हमें जो है सही आंसर क्या देखने मिलता है, दाब जो है डाइन जो है ये यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी गलत है। क्योंकि यहाँ पे दाब की जो ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है। ठीक है, दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। जबकि डाइन जो है वो किसकी यूनिट होती है, वो बल की यूनिट होती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है या फिर इस्पात में होता है। तो इनमें से ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो 56 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही देखने मिलता है। इस्पात में जो है ध्वनि का जो वेग है वो आपको अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदय के शासक थे। स्टेटमेंट 3 है, ऋग्वेद काल में निष्क गले का आभूषण था। तो ऑप्शन की अगर बात करें केवल 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सही उत्तर क्या देखने को मिलता है, स्टेटमेंट 3 कि ऋग्वेदिक काल में जो निष्क होते थे वो गले के क्या होते थे, आभूषण होते थे। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, यहाँ पे अग्नि नहीं है जी, यहाँ पे क्या आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति यहाँ पे आपका आ जाता है, तो यहाँ पे बृहस्पति आ जाता है। जबकि
स्टेटमेंट टू भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उपनिषद काल के जो राजा हैं वो अश्वपति वैदय के शासक नहीं थे, वो केकई के शासक हुआ करते थे। किसके शासक हुआ करते थे? केकई के शासक हुआ करते थे। के कई के यहाँ पे क्या है, शासक हुआ करते थे, ना कि विदय के। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कि वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में विचार कीजिए। स्टेटमेंट वन है कि इस वर्ष यह पुरस्कार कैटलीन कैरिको और ड्रू विशमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। स्टेटमेंट टू है कि उन्हें यह नोबेल पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक को विकसित करने के लिए प्रदान किया गया था। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? ए सही है, बी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो क्या इसमें से सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन सी, कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कि भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो लोकायत जो दर्शन है वो किसको कहा जाता है? तो वो है चावर्क दर्शन जो है उसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है, अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, या फिर अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या देखने को मिलता है? संस्कृत भाषा में जो है ये लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या फिर माइजुद्दीन गौरी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट 62, फिर से यहाँ पे दो सूचियां हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या सही मैच करता है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है रणथंभौर, चित्तौड़, चित्तौड़ से क्या संबंध रखते हैं? देवगिरी से कौन सा इनमें सूची में जो है वो मैच करता है? और गुजरात से कौन सी सूची जो है वो मैच करती है? यहाँ पे अगर बात करें रणथंभौर की बात करें तो हमीर देव जो है वो बिलोंग करते हैं। रणथंभौर जो है वो वहां से हमीर देव जो है वो बिलोंग करते हैं, जबकि चित्तौड़ से राणा रतन सिंह जो हैं वो बिलोंग करते हैं, और देवगिरी से राजा रामचंद्र जो हैं वो बिलोंग करते हैं, और गुजरात से कर्णदेव जो हैं वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे निकलता है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय से संबंधित थे? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुणाल वंश, या डी शुंग वंश? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ सही उत्तर है शुंग वंश, क्योंकि पुष्यमित्र के दरबार में जो है पतंजलि देखने को मिलते हैं महाभाष्य के लेखक। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किताब उल यामिनी के लेखक कौन है भाई? उत्बी, चंदबर दाई, हसन निजामी, या फिर फिरदौसी? तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिलता है उत्बी। 64 का ए जो है वो हमें सही आंसर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो उत्बी है वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था, और उन्हीं के टाइम पे इसने किताब उल यामिनी लिखी,
जिसको हम तारीख यामनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को ये मनाया गया था। 65 का ए 11 दिसंबर को मनाया गया था। और इस बार की जो मतलब 2023 की जो थीम थी वो थी रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या थी थीम? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम जो है 2023 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। दो सूचियां एक बार फिर से आ जाती हैं। एक तरफ यहाँ पे अधिकारी आ जाते हैं और एक तरफ यहाँ पे आ जाते हैं उनसे संबंध, उनका क्या कार्य हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दीवाने तन जो है वो किससे संबंध होते थे, मुस्ताफी जो है किससे संबंध होते थे, मुशरीफ जो है उनका संबंध किससे था, और वाकिया निवस का जो है संबंध जो है वो किससे हुआ करता था। तो ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें दीवाने तन जो है उनका संबंध क्या किससे होता था? जागीर व वेतन को देखना उनका कार्य होता था, तो वो जागीर देखा करते थे और वेतन को देखा करते थे। वही मुताफी जो है उनका संबंध जो है वो राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करना होता था। वही मुशरीफ का जो संबंध हुआ करता था वो कार्यालय को संभालने के लिए हुआ करता था, जबकि वाक्यान्वीस जो है उसका संबंध प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना होता था। तो इस तरह जो 66 का जो आंसर है वो हमें ऑप्शन बी जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की अगर हम बात करें तो 67 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कथन सही है? पहला है विदेश यात्री फ्रांसिको पेलसर्ट जो है वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। स्टेटमेंट 2 है कि वह पुर्तगाली था। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा कथन सही है? ए सही है, बी सही है, दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात करें फ्रांसिको पेलसर्ट की, तो पहली बात तो यह है कि वो शाहजहां के दरबार में नहीं आया था, वो जहांगीर के दरबार में आया था, इसलिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, क्या वह पुर्तगाली था? नहीं, वो पुर्तगाली नहीं था, वो बिलोंग करता था डच से। ठीक है, वो डच यात्री था। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है इसका। ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर से एक और यहाँ पे सूचियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ संत आपको देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ इनका सिलसिला देखने को मिलता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो है उनका कौन सा सिलसिला था, शेख अहमद सरहंदी जो है उनका कौन सा सिलसिला था, अब्दुल कादिर जिलानी जो है उनका कौन सा सिलसिला था, और बहाउद्दीन जकारिया जो है उनका कौन सा सिलसिला था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो उनका चिश्ती सिलसिला हमें देखने को मिलता है। तो चिश्ती सिलसिला जो है निजामुद्दीन औलिया का देखने मिलता है। अहमद सर हिंदी का जो है हमें देखने को मिलता है वो नक्शबंदी सिलसिला देखने को मिलता है। वहीं अब्दुल कादिर जिलानी का जो है हमें देखने को मिलता है कादरिया सिलसिला हमें देखने को मिलता है। और बहाउद्दीन जकारिया का जो है सुहरावर्दी जो है सिलसिला देखने को मिलता है। तो इस तरह जो सही आंसर हम निकालते हैं वो ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 2023 के अवार्ड ऑफ द ईयर दिए गए हैं और इधर घोषणा यहाँ पे दी गई है। तो कौन सा शब्द जो है किस डिक्शनरी ने दिया है, आइए देखते हैं। तो हेल्यूसिनेट जो शब्द है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे रिच जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है, ये भी बात सही है। और AI जो है वो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है, और ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। और कोची लीव जो है वो मैकवेरी डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। जबकि AI जो है वो कॉलिनिस इंग्लिश डिक्शनरी के तहत दिया गया है, ना कि मैरियम वेबस्टर के जरिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूचियां आ जाती हैं, एक तरफ विदेश यात्री आ जाते हैं और दूसरी तरफ देश आपके आ जाते हैं। तो किस देश से कौन सा विदेश यात्री जो है वो बिलोंग करता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो एक तरफ यहाँ हमें देखने को मिलते हैं एंथेनोसियस निकेतियन आपके आ जाते हैं, निकोलो कॉन्टी आ जाते हैं, डोमिंगो पायस आ जाते हैं और ट्रेवेनियर यहाँ पे आपके आ जाते हैं। तो कौन सा यात्री कौन से देश से बिलोंग करता है? अगर एथेनियसियस निकेतियन की यहाँ पे बात करें तो वो रूस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रूस से बिलोंग करते हैं। निकोलो कोंटी जो हैं वो इटली से बिलोंग करते हैं, जबकि डोमिंगो पायस जो हैं यहाँ पे पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और टर्मिनियर जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह जो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे निकलता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में आपको सही कथन पहचानना है कि मनसबदारी जो व्यवस्था है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। स्टेटमेंट टू कहता है अकबर ने मनसब में जात पद को जोड़ा था, और स्टेटमेंट थ्री है कि जात के आधार पर व्यक्ति के पद एवं व्यय वेतन का निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है कि वन और टू स्टेटमेंट सही है, वन और थ्री स्टेटमेंट सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर टू और थ्री स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ हमें सही आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन, बोलो बोलो कौन सा? ऑप्शन बी। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, और ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट टू जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि अकबर ने मनसब में जात पद को नहीं जोड़ा था, यहाँ पे उसके द्वारा सावर पद को जोड़ा गया था, जबकि जो जात पद है वो मनसबदारी के लिए शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए, देवबंद आंदोलन जो है यूपी उस टाइम पे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 72 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या देखने मिलता है? 1900 ईस्वी में, 1888 में, 1885 में, या फिर 1866 में? तो यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलता है 1866 में जो है इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में विचार कीजिए। यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम जो है सभी के लिए स्वतंत्र, समानता और न्याय थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाती हैं। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस फॉर ऑल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट फिर से सूची यहाँ पे दिखाई देती हैं। अल्टीमीटर किससे संबंध है? लक्स मीटर जो है किससे संबंध है? रिंग लेमन जो है स्केल किससे संबंध रखता है? और कैरेटोमीटर जो है किससे संबंध यहाँ पे रखता है? अल्टीमीटर की यहाँ पे अगर बात की जाए तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है समुद्र सतह से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ये सही है। लक्ष्य मीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। रिंग लेमन स्केल जो है वो धुएं का घनत्व बताता है, जबकि कैरेटोमीटर जो है वो सोने की शुद्धता बताता है। तो इस तरह 74 का जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है वो डी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की अगर हम बात करते हैं, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में वो क्या होगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पे सही आंसर हमें क्या देखने को मिलता है? तो सही आंसर हमें देखने को मिलता है 75 का बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का क्रम है?
तो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का परिक्षेपण। तो सही आंसर हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण जो है यहाँ पे सही आंसर हमें देखने को मिलता है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर कितनी होती है? 10⁵ ओम, 10⁻²ओम, 0 या फिर 10⁻⁻ओम। तो इसमें से क्या सही है? तो यहाँ पे कितनी होती है? 0 यहाँ पे होती है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन पर 0 ही यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करें तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस जिले में आपको देखने को मिलता है? ओखला वन्यजीव अभयारण्य जो है क्या वो ललितपुर में है? सांडी वन्यजीव अभयारण्य क्या हरदोई में है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है क्या वो बस्ती में है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही आंसर हमें देखने को मिलता है सांडी जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हरदोई में देखने को मिलता है। जबकि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में देखने को मिलता है, ना कि उन्नाव में। जबकि ओखला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गौतम बुद्ध नगर जिले में देखने को मिलता है। और आपका जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है वो ललितपुर में हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मर का उपयोग होता है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टा को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। स्टेटमेंट 2 है विद्युत धारा डीसी जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने के लिए। तो किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो 79 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए जो है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा कि ये निम्न प्रत्यावर्ती जो धारा है या वोल्ट है उसको उच्च वोल्ट में क्या है परिवर्तित करता है। अच्छा ये क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता है, ये अल्टरनेटिव करंट को डीसी में आपका कन्वर्ट ये करता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें 80 की ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिसको बीबीसी कहा जाता है कि अगले प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है? समीर शाह, बी राजेश नाम्बियार, सी मनीष वी देसाई और डी के एन शांत कुमार। तो यहाँ पे हमें सही आंसर क्या देखने को मिलता है? ए जो है समीर शाह जो है यहाँ पे सही आंसर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। स्टेटमेंट 2 है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। स्टेटमेंट 3 है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। स्टेटमेंट 4 है कि सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को एरोरा या फिर एस्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें सही उत्तर देखने को मिलता है कि सूर्य ग्रहण जो है वो प्रतिपदा या फिर अमावस्या को ही होता है। ये हम जानते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। दूसरा चंद्र ग्रहण जो है उसको पूर्णिमा को होता है, ये बात सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों में एक साथ दिखाई देता है। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी के सभी भाग पर एक साथ दिखाई दे जाए। ठीक है। एंड 4 है कि सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली चमक को एरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 3 क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि एरोरा ऑस्ट्रेलिसिस जो है वो दक्षिण ध्रुव पर होती है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर जो एरोरा आपकी निकलती है उसको बोरियालिसिस कहा जाता है। इसलिए स्टेटमेंट 4 यहाँ पे गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेशिया का भाग नहीं था? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो अगर हम पुराने समय में जाते हैं, आइए पहले पुराने समय में चलते हैं। ये पुराने समय की हमारी पृथ्वी है
यहाँ आपको लॉरेशिया भाग यहाँ देखने को मिलेगा, ये गोंडवाना भाग देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपका बटा हुआ था। ठीक है। अब लॉरेशिया से जब धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता है तो इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका होता है और यूरेशिया होता है जो यूरोप और कुछ आपका एशिया होता है। अब जो है यहाँ पे गोंडवाना लैंड से साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलता है, अफ्रीका देखने को मिलता है। यहीं पर आपका भारत था, यहाँ पे अंटार्कटिका यहाँ पे देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि लॉरेशिया में आपका कौन सा देश देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि लॉरेशिया का भाग नहीं था, भाई उत्तरी अमेरिका हमें देखने को मिलता है, यूरोप भी हमें देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड भी हमें देखने को मिलता है, मेडागास्कर हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र था। तो इसलिए यह है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ था या मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में हुआ था या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था। तो 83 के अगर आंसर की बात करें तो मध्य पाषाण काल में जो है आपको देखने को मिलता है और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और इस काल के पशुपालन के साक्ष्य जो है वो भारत के आदमगढ़ और जो है बागोर में देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ जो है आप जो है और बागोर जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। आदमगढ़ आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, जबकि बागोर जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। तो डी जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर से सूचियां यहाँ पे आ जाती हैं। एक तरफ आपको सम्राट दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे विरोधी यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन से सम्राट के अगेंस्ट कौन सा विरोधी था वो आपको यहाँ पे बताना है। अशोक के अगेंस्ट में कौन था, सम्राट समुद्रगुप्त के अगेंस्ट में कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के अगेंस्ट में कौन था और स्कंदगुप्त के अगेंस्ट में कौन था। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो 84 की अशोक जो है, अच्छा यहाँ पे जो है ये विरुद्ध जो है वो, विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पे है कि किस सम्राट को नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि जो अशोक थे उनको प्रिय दर्शन के नाम से भी जाना जाता था, जो समुद्र गुप्त हैं उनको पराक्रम के नाम से भी जाना जाता था, वहीं चंद्रगुप्त जो दूत हैं उनको विक्रम आदित्य भी कहा जाता था और स्कंद जो गुप्त हैं उनको क्रम आदित्य के रूप में भी जाना जाता था। तो इसके तहत जो आंसर हो जाता है 84 का, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 85 पर चलें तो हमें देखने को मिलता है कि फिर से सूचियां आ जाती हैं। एक तरफ कोनार्ड असंबद्धता देखने को मिलती है, फिर मोरोविक असंबद्धता देखने को मिलती है, गुटनबर्ग असंबद्धता देखने को मिलती है, लेमन असंबद्धता देखने को मिलती है। ज्योग्राफी से ये आपका बिलोंग करता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 85 का, जो कोनार्ड है वो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य का भाग होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, कोनार्ड जो है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का क्या होता है, भाग होता है, जबकि मोरोविक जो है वो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य का भाग होता है। गुटनबर्ग जो है निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य का भाग होता है। लेमन की अगर बात करें, ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य का भाग होता है। तो इस तरह जो 85 का यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलता है, ए जो है वो देखने को मिलता है। तो अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया था। ए राजा रमन को, बी पंकज बोरा को, सी वैभव तनेजा को या फिर डी इंद्रमीत गिल को। तो यहाँ पे सही आंसर हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है 86 का, सी वैभव तनेजा जो है उनको जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि वलित पर्वत जो है वो भूतल के नवीनतम पर्वत होते हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। स्टेटमेंट 2 है, इनका निर्माण अग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने के कारण आपका होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 87 का यहाँ पे केवल
एक ही यहाँ पे सही उत्तर है और वो है कौन सा, 87 का ए। 87 का यहाँ पे ए जो है वो सही स्टेटमेंट है कि ये नवीन पर्वत श्रेणियां होती हैं और विश्व की अधिकतम जो चोटियां हैं वो इसी पर ही पाई जाती हैं। इसका निर्माण अग्नि चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका जो निर्माण है ना वो कैसे हुआ है, आंतरिक शक्तियों के द्वारा, जो भी अपसादी चट्टाने हैं उनके दबाव पड़ने से हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। आपको फिर से एक सूची दिखाई देती है जिसमें एक तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाई दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिखाई गया है। तो कौन सी घटना जो है उन जो है वो चिन्ह को दर्शाती है, ये आपको बताना है। जन्म का कौन सा चिन्ह है, प्रथम प्रवचन का कौन सा चिन्ह है, महाबौद्धि का कौन सा चिन्ह है और जब गृह त्याग किया था कौन सा चिन्ह था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, जन्म जो है वो कमल को दर्शाता है। प्रथम वचन की यहाँ पे बात करें, धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि महाबौद्धि जो है वो बौद्धि वृक्ष को दर्शाता है और गृह त्याग घोड़े को दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके तहत जो है 88 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थिर रुद्ध है। स्थिर रुद्ध का मतलब है कौन सी कंट्री जो है लैंड लॉक्ड है, अर्थात समुद्र से नहीं छूती है। ठीक है ना, उस देश के चारों ओर क्या है, जमीन है, पानी का निशान ही नहीं है। ठीक है, तो दक्षिण सूडान, लाओस, अफगानिस्तान या फिर बोलीविया। तो कौन सी इनमें से लैंडलॉक कंट्री है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सारी की सारी जो है, चाहे वो दक्षिण सूडान हो, अफगानिस्तान हो, लाओस हो या बोलीविया हो, सारी की सारी जो है वो आपको लैंड ब्लॉक कंट्री यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक बार मैप में जाके जरूर देखिएगा इसका सही जवाब, और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं शोभ मंडल में घटित होती हैं, क्या ये सही है। ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है, क्या ये सही है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही सही है, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो सही उत्तर हमें क्या देखने को मिलता है, सही उत्तर हमें देखने को मिलता है कि मौसम से संबंधित सारी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, ओजोन परत का संकेंद्रण जो है वो समताप में पाया जाता है, बिल्कुल जी पाया जाता है। हालांकि कुछ जो है शोभ मंडल में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओजोन परत का संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला यहाँ पे कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। स्टेटमेंट 2 है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। तो दोनों मतलब ए स्टेटमेंट और आर स्टेटमेंट दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करती है। बी जो है ए आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करती है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनमें से क्या सही उत्तर आपको देखने को मिलता है। तो 91 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सही उत्तर आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही यहाँ पे कथन आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दोनों ही यहाँ पे कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या जो है एक ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की यहाँ पे बात करें, निम्नलिखित जंतुओं में से किन में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, अर्थात 3 चैम्बर वाला जो दिल है वो कौन से जानवर में होता है। बंदर में होता है, मेंढक में होता है, सांप में होता है या फिर मगरमच्छ में होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो किस में होता है, यहाँ पे सही उत्तर आपको 93 वे क्वेश्चन पर ले जाएगा, अन्यथा आप यहीं रुक जाओगे और आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है बताइए। चलो सही उत्तर नहीं पता, हम बता देते हैं। यहाँ पे सही उत्तर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, अर्थात मेंढक और सांप जो होता है
मेंढक और सांप में आपका 3 चैम्बर आपका पाया जाता है हृदय। ठीक है, हृदय जो है 3 चैम्बर का होता है। जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए, अच्छा छिपकली में भी 3 चैम्बर का होता है, मछली में 2 चैम्बर का होता है, बंदर और मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, तो बंदर और मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं हृदय के। सो इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। स्टेटमेंट 2 है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस सूची में 32वें स्थान पर उनको रखा गया है। तो क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है? 93 की यहाँ पे बात की जाए तो क्या सही है? तो यहाँ पे भाई ऑप्शन क्या सही है यहाँ पे? स्टेटमेंट 2 सही है यहाँ पे कि जो भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उनको 32वें स्थान पर रखा गया है इसमें। अच्छा, इसमें जो शीर्ष स्थान जो रखा गया है वो यूरोप कमीशन की एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम उर्सुला वॉन डेन लियन है। जबकि दूसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष आ जाती हैं क्रिस्टीन लेगार्ड आ जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके तहत आपका सही आंसर क्या हो जाता है? 93 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। द सिपाही मिलिट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये मजूमदार के द्वारा कहा गया था। असाबाब ए बगावत ए हिंद जो है वो अहमद खां के द्वारा कहा गया था, या फिर 1857 जो है वो बनर्जी के द्वारा कहा गया था। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 94 की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। तो 1857 जो है वो बनर्जी के द्वारा नहीं कहा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा कहा गया था ये। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे सूचियां दी गई हैं और एक तरफ आपका मेला देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ पे जनपद यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे इसको छोटा कर दें तो आपको पूरा दिखाई देगा 95 का कि देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, कंपिल मेला कहाँ लगता है, बटुकेश्वर मेला कहाँ लगता है, या फिर ददरी मेला कहाँ लगता है। 95 की बात करें तो यहाँ पे जो देवी पाटन मेला है वो बलरामपुर में आपको देखने को मिलता है। कंपिल मेला जो है वो फुर्खाबाद में आपको देखने को मिलता है। बटुकेश्वर जो मेला है वो आगरा में आपको देखने को मिलता है, और दादरी मेला जो है वो बलिया में देखने को मिलता है। इसके तहत जो 95 का जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, किस युग में कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष का मिलान सही नहीं है? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 है वो एनिबेशन के द्वारा हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 जॉर्ज यूले के द्वारा हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष के द्वारा हुआ था। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 96 का जो सही आंसर है वो हमें देखने को मिलता है सी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष हैं वो जॉर्ज यूले नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सरोजनी नायडू होती हैं और कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कौन सा युग्म सही नहीं है? विश्व सत्य परिवहन दिवस कब 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाइस्फीयर रिजर्व जो है 3 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 97 की तो यहाँ पे सही आंसर आपको क्या देखने को मिलता है? डी यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 16 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 2003
से ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में विचार कीजिए। आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। स्टेटमेंट 2 है कि सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला ये पहला सौर मिशन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दूसरा सही है, दोनों ही कथन सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। 98 की बात करें तो यहाँ पे केवल यहाँ पे कौन सा सही है? केवल स्टेटमेंट 1 सही है यहाँ पे, कि आदित्य L1 जो है PSLV C57 के तहत जो है लॉन्च किया गया है। अब ये क्यों गलत हो जाता है स्टेटमेंट 2? भाई स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है क्यों? सूर्य की सतह की बात हो रही भाई, सूर्य की सतह पर कैसे पहुंच जाएगा कोई? सूर्य की सतह समझ लो ना, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, वहां पर कोई भी चीज पहुंचनी क्या, खाक हो जानी। तो इसलिए क्या है, ये गलत हो जाता है। ये पहला सौर मिशन है, ये बात यहाँ पे सही है, लेकिन सूर्य की सतह यहाँ पे ये चीज गलत हो जाती है। तो ये सूर्य की सतह पर नहीं है, ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के मध्य लेगेंज बिंदु एक के निकट हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो सही हो जाती है ऑप्शन 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की बात करें। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें ए है और आर है। अच्छा, फिर से यहाँ पे बात होती है कि कथन ए क्या कह रहा है कि सत्य विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहा है जो आर है कि सत्य विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो फिर से यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आ जाती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फिर आपका ऑप्शन आता है कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 99 की, तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सही आंसर यहाँ हमें देखने को मिलता है ए जो है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, और ए जो है वो सही व्याख्या करता है, सॉरी आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन यहाँ पे बताना है, सही नहीं बताना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बताएंगे। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ऑप्शन सी है कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना। और डी है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सा गलत है? यहाँ पे सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, वो शिव नारायण के द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी 1873 में, जहां तक मुझे याद है 1873 में की गई थी। हाँ, आई थिंक 1873 में ही की गई थी, आप एक बार चेक कीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है 1873 में ही की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? लॉर्ड मायो के द्वारा, लॉर्ड लिंटन के द्वारा, और डब्ल्यू हंटर के द्वारा, या फिर ब्लेसर फोर्ड के द्वारा। यहाँ पे अगर ये बात कही जाए तो यहाँ पे हंटर के द्वारा ये जो है शब्द कहे गए हैं। किसके द्वारा कहे गए? हंटर के द्वारा, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो है ये कहे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या है? सहसंयोजक बंद होना, वांडरवाल्स बल होना, या पश्च तनाव होना, या फिर हाइड्रोजन आबाद होना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हाइड्रोजन आबाद होना जो है वो यहाँ पे सही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है? तो एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक है,
कपास जो है वो सेल्यूलोस है, शहद जो है ग्लूकोज और फैक्टोज है, या फिर क्लोरोमाइसेटीन जो है वो टाइफाइड नाशी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है चारों के चारों जो है वो सही हो जाते हैं यहाँ पे, और ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए 104 की, 22-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त हुई है भाई। तो कौन सी वस्तु जो है भारत ने जो है वो आय की है या निर्यात की है जिससे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे आय प्राप्त हुई है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग गुड्स जो है यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके तहत जो है निर्यात करने पर सबसे ज्यादा आय प्राप्त हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, फिर से दो सूचियां दी हुई हैं। अचार में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटी में कौन सा यहाँ पे अम्ल होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए अचार में होता है एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे अचार में एसिटिक एसिड होता है। जो खट्टा दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और जबकि सेब में क्या होता है, सेब में होता है मैलिक अम्ल होता है, और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो इसके तहत जो सही आंसर यहाँ पे निकलता है वो ए निकल के आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से दो सूचियां आपको देखने को मिलेंगी। विधानसभा के नए अध्यक्ष की बात हो रही है और इधर आपके राज्य आपके आ जाते हैं। वासुदेव देवनानी जो है, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रसाद कुमार हो गए, रमन सिंह हो गए, ये किस राज्य के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं विधानसभा के। तो आइए देख लेते हैं सही उत्तर आखिर है क्या यहाँ पे। तो वासुदेव जो देवनानी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एंड जो प्रसाद कुमार हैं वो बिलोंग करते हैं तेलंगाना से, और रमन सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो इसके तहत जो सही आंसर निकलता है वो ऑप्शन डी आपका आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। मेथेन, जल वाष्प, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सिंपल सा आपको आंसर पता होना चाहिए क्या है। आर्गन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि मेथेन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह से क्या है ये जिम्मेदार होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट अगर चलते हैं कि फिर से यहाँ पे दो सूचियां दे दी गई हैं, एक तरफ संविधान की अनुसूची है और दूसरी तरफ विषय आपके आ जाते हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो किससे बिलोंग करती है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे शायद छोटा यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक सेकेंड। तो 9वीं अनुसूची जो है किससे बिलोंग करती है, 10वीं अनुसूची किससे बिलोंग करती है, आपको बताना है कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है किससे बिलोंग करती हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए 9वीं अनुसूची जो है वो किससे बिलोंग करती है, तो क्या पंचायत की शक्ति नहीं, नगर पालिका आदि की शक्ति से ये भी नहीं हो सकता 9वीं अनुसूची। तो आखिर किससे बिलोंग करती है 9वीं अनुसूची। तो यहाँ पे जो है कुछ ये है, यहाँ पे 9वीं अनुसूची जो है वो बिलोंग करती है इससे, 9वीं जो है वो बिलोंग करेगी इससे कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर आ जाती है 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची की यहाँ पे बात आ जाती है। तो 11वीं अनुसूची जो है वो बिलोंग करती है यहाँ पे पंचायत से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से बिलोंग करती है। तो इसके तहत यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या निकल के आता है 108 का। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे निकल के आता है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। स्टेटमेंट 2 है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है। क्या एक सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही आपका आंसर क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है
वो आपको सही देखने को मिलता है, जबकि स्टेटमेंट जो है टू वो रॉन्ग हो जाता है। और रॉन्ग क्यों होता है आइए बताते हैं। सो स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है, वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार कर सकता है। भाई ये हो जाता है गलत, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि आर्टिकल 18 का जो खंड 2 है उसके अनुसार भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो और यहाँ पे स्टेटमेंट वन सही हो जाती है ऑप्शन वन के साथ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया। दूसरी स्टेटमेंट है जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो आइए देख लेते हैं इनमें से क्या सही है। पहला सही है, दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं, या फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमें देखने मिलता है कि भाई दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट के संबंध में आपको बताना है। इसके विजेता को पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। इस स्टेटमेंट में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए दूसरी स्टेटमेंट की तो वो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। ये जो प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को किया गया है। तो पहले पे कौन आ जाता है? एमपी आ जाता है, वहीं दूसरे पे तमिलनाडु आ जाता है, और तीसरे पे कौन आ जाता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये दोनों जो है तीसरे पे रहते हैं और संयुक्त रूप से रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो केवल एक ही यहाँ पे सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा सही नहीं है? आर्टिकल 43 बी किससे संबंध है? आर्टिकल 43 बी जो है वो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करता है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ये भी यहाँ पे सही है। आर्टिकल 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण देता है, ये भी यहाँ पे सही है। आर्टिकल 50 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है दोनों को अलग करने की बात करता है आर्टिकल 50, इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। और यही पूछा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सितंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है, कौन सा अमेंडमेंट था ये? तो 104वां था, 105वां था, 106 था, या फिर 107 था? तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका निकल के आता है 106वां। ठीक है, तो आर्टिकल, तो माफ कीजिएगा, तो ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 14 पे कि भारत की जनगणना 11 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो कौन सा राज्य था जिसकी जो डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे कम थी? तो 114 का यहाँ पे अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो यहाँ पे सही जवाब हमें क्या देखने को मिलता है? 114 का अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जनसंख्या घनत्व जो है कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं, फिर से सोचिए यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तरफ पंचवर्षीय योजना दी हुई है और दूसरी तरफ उनके लक्ष्य दिए गए हैं। तो कौन सा यहाँ पे मैचिंग यहाँ पे करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। तो आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर आपको देखने को मिलता है। जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो कृषि से संबंध होती है। किससे संबंध होती है? कृषि से संबंध होती है। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो तीव्र औद्योगिकरण उसमें होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। वहीं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो आत्मनिर्भर एवं
स्वयं उत्पादक बनाती है, और चौथी जो है स्थिरता के साथ जो है वृद्धि करती है। तो इसी के साथ जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 की। तो भारत के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और आईडब्ल्यू के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय मंत्रालय द्वारा जो है जारी किए जाते हैं? ए आरबीआई के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, श्रम रोजगार के द्वारा, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यवान मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन है, उन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो 117 की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही है? केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर यहाँ पे दोनों ही गलत हैं? यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है भाई, राष्ट्रपति जो है यहाँ पे ये सही है, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट का होता है, लेकिन भैया हाई कोर्ट का नहीं होता है, हाई कोर्ट का नहीं होता है, केवल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे न्यायाधीश होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो जाती है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो जाती है कि वो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का क्या होता है, अधिकार होता है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की 118 की। राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? तो केरल बिहार में देखने को मिलती है, या फिर केरल झारखंड में, मिजोरम राजस्थान में, मिजोरम उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक और सबसे कम जो है कहाँ देखने को मिलती है? तो 118 का यहाँ पे सही आंसर क्या देखने को मिलता है? ए आंसर आपको देखने को मिलता है, सबसे अधिक केरल में देखने को मिलती है, वहीं सबसे कम जो है बिहार में यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलें, पर्यावरण कुछ नेट्स वक्र जो है उल्टे यू आकार का होता है और किसके मध्य संबंध को वो दर्शाता है? तो पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य को दर्शाता है, या बी की बात करें कि पर्यावरण क्षति एवं सत्य विकास सूचकांक के मध्य को दर्शाता है, सी की बात करें कि कर राजस्व प्राप्ति एवं पर्यावरणीय क्षति के मध्य को दर्शाता है, या फिर मानव विकास सूचकांक एवं पर्यावरणीय क्षति के मध्य को वो दर्शाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर जो है वो आपको ए देखने को मिलता है, पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य के बीच के आकार को वो क्या है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर संसद का वरिष्ठतम यहाँ पे सदस्य होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सी आपको देखने को मिलता है। अगर प्रेसिडेंट जो है वो नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, जो भी इनके समकक्ष होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो भी इनके समकक्ष होगा वो जो है वो पद संभालेगा राष्ट्रपति का, और अधिकतम 6 महीने तक जो है वो पद संभाल सकता है। उसके बाद आपको चुनाव हर मतलब 6 महीने के अंदर आपको कराने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 121। तो निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य या फिर संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? त्रिपुरा का, अंडमान निकोबार का, नागालैंड का, या फिर मिजोरम का? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? यहाँ पे सही उत्तर क्या है? मिजोरम यहाँ पे आपका आ जाता है। अगर हम देखते हैं इनका, अगर हम क्रम देखते हैं तो वो हमें कुछ इस प्रकार, सबसे पहले लक्षद्वीप आ जाता है, फिर आपका मिजोरम आपका आ जाता है, एंड फिर आपका अंडमान निकोबार आ जाता है, अंडमान और निकोबार आपका आ जाता है, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका आ जाता है, और लास्ट में आपका मेघालय आपका आ जाता है, मेघालय आ जाता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? गुजरात और राजस्थान को, आसाम पंजाब को, राजस्थान आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश को। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है दोनों में 25-25 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत है, आपदा प्रबंधन 2006 के तहत है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे अगर यहाँ पे सही आंसर देखा जाए कि जो नेशनल हरित न्यायाधिकरण जो अधिनियम है 2010 में स्थापना की जाती है, सूचना का अधिकार 2005 के तहत है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत है, लेकिन आपदा प्रबंधन जो है अधिनियम 2006 के तहत नहीं है, ये 2005 के तहत आपका आ जाता है, 2005 के तहत आता है, ना कि 2006 के तहत, इसलिए जो है ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 124, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? अभी हाल ही में जो है 2023 में कौन सी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर रेल विकास निगम लिमिटेड। तो महारत्न जो है किसको दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया है किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे क्या है? महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 125 की बात करें, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 21-26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र द्वारा 36 अंतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट 1 है कि आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकीय निष्पादन को क्रमशः 15% तथा 12.5% भारांश दिया गया है। स्टेटमेंट 2 है सार्वधिक भारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया है। स्टेटमेंट 3 है क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी के क्रमश जो है वो 15% और 10% भारांश प्रदान किया गया है। तो पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, ये भी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इनमें से जो है कौन सा यहाँ पे क्या आ जाता है? सही आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये आपके क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ कथन है, विचार कीजिए। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका 126 का जो है दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है, ये गलत हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं देते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, भारत में वर्ष 22-23 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से प्राप्त हुआ है? मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए या यूएई। तो सबसे ज्यादा जो हमें प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 128 की कि मत्स्य का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या क्या कहता है? जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य, जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय के मध्य, ए और बी दोनों की बात करता है या फिर दोनों की बात नहीं करता है। 128 की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है स्टेटमेंट 1 कि जनसंख्या में वृद्धि की बात करता है और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य की यहाँ पे बात करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 198 के तहत, आर्टिकल 199 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत या फिर 202 के तहत। यहाँ पे
यहाँ पे अगर बात की जाए आर्टिकल 200 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 130, निम्नलिखित में से किसे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है हाल ही में? कमल हसन को दिया गया है, वाहिदा रहमान को दिया गया है, माधुरी दीक्षित को, या फिर हेमा मालिनी को? तो यहाँ पे जो है सही उत्तर है वो वाहिदा रहमान को जो है हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, जो 53वां अवार्ड था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में कुछ कथन है, विचार कीजिए आप और सही आंसर तक पहुंचिए। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण रहता है। अच्छा, सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देते हैं। तो 131 की यहाँ पे बात करें, कौन सा यहाँ पे कथन सही है? एक सही है, दो सही है और दोनों सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि भाई 65 ईयर जो है वहाँ पे एज दी गई है, इससे आगे आप नहीं कर सकते हो। और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाती है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, वो किसको त्याग पत्र देगा? वो राष्ट्रपति को देगा, ना कि अन्य किसी को देगा। इसलिए जो क्या है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, फिर से दो सूची यहाँ पे आती हैं। उष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं? शंकु वृक्ष वन कहाँ पर हैं? और कक्ष वनस्पति वन कहाँ पर है? और पतझड़ वन जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? यहाँ पे अगर बात की जाए जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो आपको साइलेंट वैली में आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? साइलेंट वैली में देखने को मिलते हैं। वहीं शंकु वृक्ष वन जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कक्ष वनस्पति वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको सुंदर वन में आपको देखने को मिलते हैं। और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके तहत जो सही आंसर आपका निकलता है वो यहाँ पे डी यहाँ पे निकल के आता है। डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, हाल ही में संसद के द्वारा अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार पर विचार कीजिए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। स्टेटमेंट 2 है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होंगे। तो कौन सा कथन यहाँ पे जो है वो सही है? यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति हो की सिफारिश पर जो है इनका चयन किया जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष के रूप में होंगे और लोकसभा के जो है विपक्षी नेता इसमें शामिल होंगे। इसलिए क्या है ये क्या गलत हो जाती है और ऑप्शन 1 के साथ ये यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है 134, यहाँ पे आता है फिर से दो सूची दी हुई है, पंचायती राज समिति है और इधर वर्ष है। तो JVK राव समिति कब आती है? BR मेहता समिति कब आती है? अशोक मेहता समिति कब आती है? संतनाम समिति कब आती है? ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो JVK राव समिति जो है 1985 में आपकी आती है, जबकि BR मेहता जो समिति है वो 1957 में आती है। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है और संतनाम समिति 1963 में आती है। तो इसी के साथ जो सही आंसर यहाँ पे निकलता है 134 का C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 135, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? मैग्नीज, बोरोन, आयोडीन या फिर जिंक? यहाँ पर अगर बात करें 135 की C जो है, आयोडीन जो है वो इतना आवश्यक नहीं है। बाकी जो है मैग्नीज, बोरोन, जिंक जो है वो काफी भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। स्टेटमेंट 2 है हाई कोर्ट में तथागत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो केवल एक सही है, दो सही है, दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही यहाँ पे गलत है?
तो इसका आंसर है सी। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल हाँ जी, ये किया जा सकता है इनके जरिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 137। दो सूचियां फिर से दी गई हैं, एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ यहाँ पे स्थापना वर्ष है। तो सेबी की स्थापना कब की जाती है, आईडीबीआई की स्थापना कब की जाती है, आईएफसीआई की स्थापना की जाती है, और नाबार्ड की स्थापना जो है कब की जाती है। तो सेबी की जो स्थापना है वो 1992 में की जाती है, और वहीं आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की जाती है, और आईएफसीआई की स्थापना 1948 में की जाती है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपको डी यहाँ पे देखने को मिलता है 137 का। नेक्स्ट चलते हैं 138। एक तरफ हार्मोन्स हैं, एक तरफ कार्य है। इस हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे बात होती है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन की, मेलाटोनिन की और गैस्टीन की यहाँ पे। ठीक है, तो 138 की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करते हैं, मेलाटोनिन जो है वो निद्रा का नियंत्रण करते हैं, या गैस्ट्रोन जो है वो रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है, तो 138 का जो है दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहली और दूसरी, तीसरी यहाँ पे गलत हो जाती है। और इसी के साथ जो आंसर है वो ए जो है, वो स्टेटमेंट ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट डी जो है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि ऊपर की दो स्टेटमेंट सही है ना, ये वाली गलत हो जाती है, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, और 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे जो है वो रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है, ना कि 5वें नंबर पे। यह स्थलमंडल, ये यहाँ पे सही है स्टेटमेंट। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, नहीं भाई, ये भी यहाँ पे गलत हो जाती है। 82.5 डिग्री टाइम को मेजर करती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है यहाँ पे, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे तो 140 है कि अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण क्या है कि सभी एक कोशीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन है, ए गलत है, आर सही है, और डी जो है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे सही क्या है भाई, हम कथन एक को देखें कि अमीबा जो है वो विभंजन द्वारा जनन करता है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, सही हो जाती है। लेकिन सभी एक कोशीय जीव जो हैं लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाती है। भाई सभी तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आर क्या हो जाता है, गलत। स्टेटमेंट 1 जो है सही हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे कार्यक्रम है दवाकरा जो है 1978 में शुरू होता है। NRIP जो है 1982 में शुरू होता है। JRY जो है वो 1988 में शुरू होता है, या टाइम सैम जो है 1979 में जो है शुरू होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है। यहाँ पे अगर सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो डी जो है वो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है कि ट्राई सैम जो है TRYSEM जो है 1979 में जो है शुरू होता है। वही अगर हम बात करें बाकियों की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं DWCRA की, अगर हम बात करते हैं, ये 1982 में आपका आ जाता है। जबकि NREP जो है वो 1980 में आपका आ जाता है। वहीं JRY जो है वो 1989 में आपका आ जाता है, और जबकि TRYSEM जो है वो 1979
9 में आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 142 यहाँ पे बात करते हैं कि 22-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा रहा? महाराष्ट्र। सो 143 मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अद्वितीय वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सेकंड है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट आती है मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, फिर तीनों ही कथन सही है? यहाँ पर अगर बात की जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। आखिर ये कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, अमाशय में होता है, पित्त में होता है या फिर यकृत में होता है? तो 144 की बात करें तो ये यकृत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, तो हिमाद्री श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, पश्चिमी घाट है या फिर विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो है इसमें से। 148 की यहाँ पे अगर बात 145 की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमें क्या देखने को मिलता है? 145 का सही आंसर हमें देखने को मिलता है। सोचिए और बताइए, काफी इजी है। तो इसका सही आंसर है ए, हिमाद्री जो श्रेणी है वो जो है काफी न्यूनतम श्रेणी है। वहीं नेक्स्ट चलते हैं 146 पर कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? अग्नाशय में बनती हैं, यकृत में बनती हैं, तिल्ली में बनती हैं या फिर मस्तिष्क में बनती हैं? तो 146 का सही आंसर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली में ये बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 23-24 के बारे में है और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जीएसडीपी का 5.9% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है। वर्ष 23-24 के बजट अनुमानों के में कुल व्यय लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है या फिर राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। तो 147 की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है 1 वो आपका गलत हो जाता है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 5.9 नहीं है, ये आपका जीएसडीपी जो है वो 3.5% यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? कर्नाटक तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, कोकण तट कहा जाता है या फिर कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर है कोकण तट जो है वो कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 149, दो सूचियां दी हुई हैं, एक है अभियान है, मिशन है, बोर्ड है और ये कब आपके आरंभ किए गए थे? तो सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? साक्षर भारत मिशन कब लाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कब लाया गया था? यहाँ पे 149 की अगर बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लाया गया था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में लाया गया था। तो इसके तहत जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे 149 का। और आखिरी क्वेश्चन है 150 कि जनगणना 11 के अनुसार विचार कीजिए।
कथन ए है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। अच्छा जी। सेकंड है कि आर जो स्टेटमेंट कहती है कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रम से आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र आपके आते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताना है ए आर दोनों सही है या फिर आर ए जो है सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 150 की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र ये आरोही क्रम में नहीं है भैया। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है जनसंख्या, उसके बाद जो है फिर आपको पश्चिम बंगाल में, सॉरी आरोही क्रम में पूछ रहा है ना, ये आरोही क्रम में पूछ रहा है, आरोही क्रम में पूछ रहा है। आरोही क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, फिर उससे कम जो है हमें महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है, उससे कम हमें बिहार में आपको देखने को मिलती है, उससे कम जो है पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल हो गया, और उससे कम जो है हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही क्रम को हम कहाँ से लेंगे? सबसे कम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश। ये इधर से आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। अच्छा, और आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी और आपके गोल के लिए सहायक होगी, और पीसीएस के लिए भी ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट टाइम, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं।